नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। फिजिक्स में आज हम करने वाले हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर में दो पार्टों में करेंगे। 50-50 क्वेश्चन को पार्ट बात के करेंगे और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को भी हम साथ में समेटते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के चलेंगे। ठीक, तो 8वां चैप्टर का नाम है ध्वनि तरंग व उसके गुण। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, भैया एग्जाम डेट आ गया ना, तो तैयारी में थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा जोर डालिए। और आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बुक के रेलवे में पिछले 20 सालों के प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट करना है तो बने रहिए हमारे साथ। 7 चैप्टर हो चुके हैं, 8वां चल रहा है। बायोलॉजी में आपके 6 हो चुके हैं, 7वां आज चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करें, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे जो भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए पहला है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर होती है। हाइड्रोजन गैस ध्वनि में, ये दोनों ही गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, ना तो ए और ना ही बी। सॉरी, इसकी बात हो रही है ना, हाइड्रोजन वाला, ये तो ध्वनि की चाल ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल बी यहाँ पे सत्य है, केवल बी सत्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिकतम होती है। तो आप पढ़े हैं ध्वनि की गति अधिकतम ठोसों में होती है, उसके बाद अगर जो बात करें तो द्रव में होती है, उसके बाद आपका गैस में होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ठोसों में होगी, लेकिन ठोस नहीं है ऑप्शन में, स्टील, एल्युमिनियम, निकल, आयरन है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की गति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि, अनुनाद यानी कि प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि क्या होता है भाई, यहाँ से अगर जो कोई बंदा बोलता है, यहाँ से ध्वनि टकरा कर वापस आती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक, एक ध्वनि अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन होने की नियत स्वरमान पर गूंजता है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्वस्वर त्रिभुज या ट्यूनिंग फॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं, इको। ठीक, चलिए प्रतिध्वनि क्या होता है मैंने बोल दिया आपको। हवा में गति का वेग लगभग कितना होता है, हवा में गति का वेग लगभग कितना होता है ये आपको बता रहा हूं। तो हवा में गति का वेग आपका ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। 6 की बात करें, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। सोनार का पूरा नाम क्या है, सोनार साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सोनार का पूरा नाम होगा साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो वो होता है, किस प्रकार का ध्वनि होता है। जब 17 मीटर से कम पर परावर्तित होती है तो वो प्रतिध्वनि होता है, इको होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ध्वनि गमन नहीं कर सकती, किसमें नहीं कर सकती, ध्वनि आपका निर्वात में, जहाँ वैक्यूम होगा। ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए आपको पता है मीडियम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं होगा तो ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक, 10 की बात करें, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर तरंगदैर्घ्य पैदा करता है, इस प्रश्न में ध्वनि की तरंग क्या होगी। तो आपको पता है यहाँ पे एफ दिया है, आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, एफ दिया है आपका 600 हर्ट्ज, और आपका क्या दिया है 3 मीटर, लेमडा दिया है। तो आपका v बराबर एफ लेमडा हो जाएगा, यानी कि 600 गुणे 3 यानी कि 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों को तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है। तो हमारे कानों तक पहुंचकर ध्वनि की संवेदन को प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, एक सोनार का पूरा नाम जाना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी और दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा होता है, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, लगातार या एकाधिक
किसके कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि को क्या एक से अधिक बार सुना जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगते हैं? इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगते वाले समय को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आगे बात करें, एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 मीटर के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करती है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या हो आपको निकालना है। गहराई क्या निकालना है आपको? समुद्र की गहराई। इस क्वेश्चन को करते हैं भाई जल्दी से, न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा समुद्र का ऊपर वाला तल है, ये समुद्र का नीचे वाला तल है, ये समुद्र का नीचे वाला तल है। ठीक, ये आपका बोट है। क्या है? ये बोट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये बोट है, अब समुद्र की गहराई को मापना है। ठीक, अब यहाँ पे ये बोट में यहाँ पे सोनार लगा होगा, यंत्र लगा होगा। तो सोनार जब यंत्र छोड़ेगा तरंग, तो तरंग क्या होगी? तरंग कुछ इस प्रकार से आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी, तरंग नीचे आएगी हैं, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये पूरी दूरी, यानी कि जो दूरी हमें पता चलेगी, मान लो ये d है, तो आपको पूरी दूरी 2d हो जाएगी, पूरी दूरी 2d हो जाएगी। ठीक, और ध्वनि की गति दिया है 1200 मीटर पर सेकंड, और आपका दिया है क्या? टाइम दिया है 2.5 सेकंड। तो आपका पूरी दूरी 2d हो गई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी कि दूरी 2d दिया है, चाल गुणे समय यानी कि 2.5 गुणे समय कितना दिया है? 2.5 समय दिया है, दूरी कितना? 1200, गति हाँ, दूरी बराबर समय गुणे वेग, तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से 2 यहाँ से हटा दो, 2 हटाओगे तो यहाँ नीचे आएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 600। ठीक, 2.5 गुणे 600, अगर जो आप 2.5 को 25 लिखते हो तो बटे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 600, यानी कि ये काटोगे ये, यानी कि 25 गुणे 60 आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका 1500 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1500 मीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बहुत सिंपल था ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1500 मीटर दूरी, समुद्र की गहराई। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? तो ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम की बात करें, ये सभी यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों की अवस्था में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहती है, क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, इसको बोलते हैं हम प्रतिध्वनि या इको। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है? कौन सा ध्वनि तरंग लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है? तो आयाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आयाम निर्धारित करती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, प्रतिध्वनि को कम से कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों पर दीवारों को किससे ढका जाता है? तो किससे ढका जाता है? फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से मापा जा सकता है? किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा और गति को सोनार की मदद से मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 22 की बात करें, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता का स्तर क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता का स्तर होता है आपका 0 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के हिसाब से। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, सही है। ये मैकेनिकल तरंगें होती हैं, सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के, ये गलत है। ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नर्म और छिद्रयुक्त सतह का उपयोग करके स्वरों को अवशोषित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो तकनीक होती है इसको बोलते हैं ध्वनिक सुरक्षा। कौन सी तकनीक? ध्वनिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग को टोन या स्वर तान बोला जाता है। आप इस बुक को लेके भी अगर जो पढ़ाई करते हो तो फिजिक्स में आपको दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन नहीं दिया भाई, किसी में सॉल्यूशन नहीं दिया, आपका आंसर बगल में दे दिया, बस यही आंसर है। न्यूमेरिकल में आप फंसोगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो देखो, उसके बाद आप बुक से पढ़ना पढ़ो, लेकिन वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तारतम्य की बात करिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संपीड़न। क्या? संपीड़न। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों की उच्च घनत्व का क्षेत्र जो होता है वो उसे संपीड़न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के बारे में सही है? इसका आंसर क्या होगा? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, गलत है। दोनों अनुदैर्ध्य होती है, गलत है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है लेकिन प्रकाश, ये गलत है। दोनों के बारे में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है लेकिन प्रकाश, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में की भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयीकरण उत्पन्न होते हैं। तो हवा और दबाव के भिन्नता के कारण संपीड़ीकरण और विलयीकरण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 30 की बात करें, जब ध्वनि हवा के माध्यम में से गुजरती है तो हवा का कण क्या होते हैं? तो जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होते हैं? तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 31 की बात करें, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो ये 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। हाँ ठीक है भाई, ताली बजा दी, ठीक है। 3 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड हो तो वह चट्टान लड़के से कितनी दूर है? भाई सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए भैया ये लड़का है, यहाँ से ताली बजाएगा, ये चट्टान है तो यहाँ से टकरा के वापस आएगी, ठीक है। एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी। मान लो x जाने में लगा, x दूरी और x दूरी आने में, तब तो इसे ध्वनि टकरा के वापस आएगी, तब तो इको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो कुल दूरी कितनी होगी टारगेट से या चट्टान से लड़के की? 2d दूरी हो गई। दूरी बराबर समय गुणे चाल। समय 3 सेकंड है, चाल कितना? 346 में मल्टीप्लाई कर दो, 46 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मत करो, ये 2 आपको यहाँ लाना पड़ेगा, हमको दूरी ही निकालनी है, दोनों तरफ की दूरी थोड़ी निकालनी है। 2 यहाँ लाओगे, 2 से काटोगे, आपका कितना आ जाएगा? 173 आएगा। 173 गुणे 3 आपका 519 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, ठीक है। चलिए, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है? इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीक से किससे संबंधित है? ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे, याद रखिएगा, दाब तरंगे होती हैं, सही बात है। अनुदैर्ध्य होती है, आंतरिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। तो ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है, मैकेनिकल ऊर्जा का, एनर्जी का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति प्रदान करता है, ऑप्शन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी। 37 की बात करें, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो ध्वनि तरंग माध्यमों की विभिन्न गति पर भ्रमण करती है। ऑप्शन नंबर ए। शब्द रडार किससे संबंधित है? रडार का पूरा नाम आपको बताना है। रडार का सोनार का जाना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। रडार का जान लो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई, सुनने में 4 सेकंड। आप देखो ये वाला न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आंसर आपको दिया है 692 मीटर हो जाएगा, कर लेना। 2D हो जाएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी चाल बराबर समय सॉरी हाँ डिस्टेंस, दूरी बराबर समय गुणे चाल, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों सही है। नहीं रिपीट नहीं हो रहा, उसी तरीके का क्वेश्चन है, दोनों सही यहाँ पे। वैसे ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग के आयाम की बात करें, ये वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति की बात करें 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी। 43 की बात करें, अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17.2 मीटर, ठीक है। न्यूनतम 17 मीटर होना चाहिए, लेकिन 17.2 के आसपास जो भी आंसर है वो हम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि की बार बार परावर्तित को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर डी। 45 की बात करें, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को, देखो जो आपके सुपरसोनिक विमान होते हैं, आपने अभी सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान में गलती से
एक मिसाइल मार दिया। क्या मार दिया? मिसाइल मार दिया। क्या पाकिस्तान को पता नहीं चला? पता चला। पाकिस्तान भेद पाई? नहीं भेद पाई भाई। पाकिस्तान में मार दिया मिसाइल, लेकिन वो 124 किलोमीटर मियां चन्नू में जाके गिरी थी। अब 124 किलोमीटर कितने देर में पहुंची? ये 3 मिनट में। 3 मिनट में 124 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया। सोचो क्या गति थी, हैं? 3 मिनट में। चलो ये सब मैं नापते हैं गति, ठीक है। ब्रह्मोस कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस था, खैर कोई नहीं, भारत ने गलती से मारा तो गलती होती है। चलिए, मैक संख्या, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि तरंग को ध्वनिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो ये सबको पता होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज, कई बार पूछा गया। 47 की बात करें, निम्न में किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो आपका वायु में। ऑप्शन नंबर डी। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, किससे अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी। 49 की बात करें, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये हमारा जो ओजोन मंडल है इसको हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी। 50 की बात करें, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो 50 क्वेश्चन थे, 50 इसके और बचे। इसको हम कल करके ये वाला चैप्टर भी खत्म कर देंगे, 8वां चैप्टर भी, ठीक है। उसके बाद आपके 7 चैप्टर और बचेंगे, और आपके बायोलॉजी, तो आपको बायोलॉजी भी साथ ही हो गया ना, तो 19 बायोलॉजी में, 15 इसमें। चलिए मिलते हैं शुरू में। आप लोग यार लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर भी करते रहो और कमेंट्स करो अच्छे। चलिए मिलते हैं शुरू में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।